जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, मुगल साम्राज्य का पतन और नवीन राज्यों का उदय। और इस सीरीज में हम लोगों ने हैदराबाद को पढ़ लिया था। हैदराबाद स्वतंत्र राज्य कैसे बना, निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को स्वतंत्र कराया और उसके बाद निजामों का शासन आरंभ हो गया। लेकिन आगे चलकर लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के माध्यम से हैदराबाद को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो हैदराबाद हैदराबाद अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा हो गया। आज हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और अगले राज्य में हम लोगों को पढ़ना है मैसूर राज्य। तो अगला हमारा राज्य है मैसूर राज्य। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही नए नए राज्यों का उदय होने लगा और इन राज्यों में मैसूर राज्य एक प्रमुख रोल प्ले करेगा। इस मैसूर राज्य में हम लोगों को सबसे पहले हैदर अली और उसके बाद टीपू सुल्तान, दो शासकों को पढ़ना है। हैदर अली मैसूर के शासक बनते हैं। शुरुआत में मराठों के साथ इनके अच्छे संबंध थे, मराठों का सहयोग मिलता है और अंग्रेजों के साथ जब इनका युद्ध होता है तो दो आंग्ल मैसूर युद्धों में अंग्रेजों के साथ मुकाबला हैदर अली का होता है और उसके बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान का होता है। तो आज हम लोग हैदर अली और टीपू सुल्तान पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैसूर राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैसूर राज्य की अगर बात किया जाए तो मध्यकालीन भारत में अगर हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में दक्षिण भारत में दो राजवंशों का उदय हुआ था, दो साम्राज्य की स्थापना हुई थी। एक विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था और एक बहमनी साम्राज्य हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की ख्याति बढ़ रही थी और आसपास के जितने भी छोटे मोटे राजवंश थे उन पे अधिकार करके विजयनगर साम्राज्य अपने शासन को आगे बढ़ा रहा था और साम्राज्य विस्तार कर रहा था। इससे होता क्या है कि बहमनी साम्राज्य के जो शासक थे वो आशंकित हो जाते हैं और उनको लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो विजयनगर साम्राज्य के शासक बहमनी साम्राज्य का भी विलय विजयनगर साम्राज्य में कर लेंगे। और इसीलिए बहमनी साम्राज्य के शासकों ने एक संगठन बनाया और संगठन बनाने के बाद विजयनगर साम्राज्य पे आक्रमण कर दिया। और ये आक्रमण 1565 ईस्वी में हुआ था और इसको तालीकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस तालीकोटा के युद्ध में बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य का विखंडन कर दिया, उसे पराजित कर दिया और विजयनगर साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया। ये जो छोटे छोटे हिस्सों में टूटा विजयनगर साम्राज्य, इसी में से एक हिस्सा था मैसूर। तो मैसूर की जो उत्पत्ति होती है ये वास्तव में विजयनगर साम्राज्य से होती है, जो मध्यकालीन भारत में एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था दक्षिण भारत का। तो यहाँ पर मैसूर राज्य विजयनगर साम्राज्य से निकलता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आप लोग मध्यकाल में इसको पढ़ चुके हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1326 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो लोगों के द्वारा किया गया था और तालीकोटा के युद्ध में ये साम्राज्य समाप्त हो जाता है और ये छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है और इसी में से एक राज्य निकल करके सामने आता है जिसको मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोगों को देखना है मैसूर राज्य को। और मैसूर राज्य में हम लोग यही समझेंगे कि मैसूर राज्य में हैदर अली कहाँ से आए, ये शासक कैसे बन गए और फिर हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान भी शासक बनते हैं और इन दोनों शासकों के द्वारा अंग्रेजों के साथ संघर्ष किस तरह से आरंभ हुआ और अंग्रेजों के द्वारा किस तरह से मैसूर राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। यही दो टॉपिक पे हम लोगों को आज बात करनी है और कुछ पॉइंट्स आउट्स करते हुए हम इन चीजों को देखेंगे। तो चलिए मैसूर राज्य की अगर हम बात करें, शुरुआत यहाँ से हम लोग करते हैं। यहाँ पे आ जाइए। शुरुआत यहाँ से हम लोग करेंगे तो देखेंगे मैसूर राज्य में पहला पॉइंट देखिए, कह रहा 18वीं शताब्दी में
मैसूर राज्य का राजा चिक्का कृष्णराज था। तो जैसा कि हमने बताया कि विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य हुआ करता था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का विखंडन हुआ, छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शासकों के द्वारा शासन किया जाने लगा था। तो ये हिंदू साम्राज्य था। तो मैसूर राज्य का राजा भी एक हिंदू शासक हुआ करता था। और इस समय 18वीं शताब्दी में मैसूर का राजा था चिक्का कृष्णराज द्वितीय। तो चिक्का कृष्णराज यहाँ का शासक हुआ करता था, लेकिन ये नाम मात्र का शासक था और शासन सत्ता की अंतिम जो शक्ति थी वो इसके दो मंत्रियों के हाथों में निहित था। एक थे निंदराज और दूसरे थे देवराज। कह रहा है इनके शासन की वास्तविक शक्ति इनके दो मंत्रियों निंदराज और देवराज के हाथों में समाहित था। तो यही दोनों लोग मिल करके मैसूर राज्य के शासन को चला रहे थे। अब हमको देखना है कि हैदर अली कहाँ से आते हैं और कैसे धीरे धीरे साम्राज्य साम्राज्य में इनकी शक्ति बढ़ती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है कि ये मैसूर के शासक बन बैठते हैं। इनका समय अगर आप देखेंगे, हैदर अली का जो समय है वो 1761 से लेके 1782 ईस्वी तक का है। इतने समय के लिए हैदर अली के ये मैसूर राज्य के शासक हुआ करते थे। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए, कह रहा हैदर अली का जन्म मैसूर के कोलार जिले में 1721 ईस्वी में हुआ था। कोलार जिला जो कि कर्नाटक में पड़ता है, इस कोलार से तो आप लोग परिचित ही होंगे। कोलार सोने के खान के लिए प्रसिद्ध था। इस पे अभी हाल ही में एक मूवी भी आई थी, केजीएफ, इससे परिचित होंगे। केजीएफ, कोलार गोल्ड माइन फील्ड, इसके दो पार्ट्स आ चुके हैं, तो वो उसी स्थान का नाम बता रहा है। हैदर अली का जो जन्म हुआ था वो कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक के कोलार जिले में 1721 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, मैसूर के प्रधानमंत्री नंदराज ने हैदर अली को 1755 ईस्वी में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया। 1755 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि हैदर अली के वंशज राज परिवार से संबंधित नहीं थे। एक सामान्य सैनिक के रूप में ये सेना में भर्ती होते हैं और अपनी योग्यता के दम पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और इनकी प्रतिभा को देखते हुए यहाँ के जो मंत्री थे नंदराज, इन्होंने हैदर अली को 1755 ईस्वी में डिंडीगुल, एक स्थान का नाम है कर्नाटक में, डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त कर दिया गया। कब नियुक्त किया गया? 1755 ईस्वी में नियुक्त किया गया। आगे, फौजदार बनने के बाद उसने अपनी निरीक्षरता को दूर करने के लिए खांडेवार को अपना सलाहकार नियुक्त किया। ध्यान रखिएगा कि हैदर अली पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, निरक्षर व्यक्ति था। तो जब वो फौजदार बन गया तो उसने विचार किया कि इस निरक्षरता को समाप्त किया जाए। तो उसने अपने लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की और उस व्यक्ति का नाम था खांडेवार। उनको अपना सलाहकार बना लिया और उनके माध्यम से अक्षर ज्ञान करने लगता है। सोचिए, एक व्यक्ति जो सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था और निरीक्षर था, वो अपने आप को साक्षर बनाने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति करता है। तो 1721 ईस्वी में हैदर अली का जन्म हुआ था और 1755 ईस्वी आते आते ये डिंडीगुल के फौजदार नियुक्त हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, आगे कह रहा है कि फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। अच्छा, ध्यान रखिएगा एक बात का कि ये वो समय चल रहा है जब यूरोपीय कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा भी चल रही है। कर्नाटक युद्ध चल रहा था उस समय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में लड़ रहे थे। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है। तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था, वांडीवास का युद्ध, उसी में फ्रांसीसी पराजित होते हैं 1760 में। लेकिन अभी बात कब की हो रही है? 1755 ईस्वी की हो रही है। यानी फ्रांसीसी अभी मजबूत है और फ्रांसीसी मैसूर के समर्थक थे, यानी हैदर अली के समर्थक थे। तो यहाँ कह रहा फ्रांसीसियों की सहायता से
हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। तो यहाँ पे डिंडीगुल जहाँ का वो फौजदार बना था, वहां पे एक शस्त्रागार का निर्माण करता है और ये आधुनिक सज्जो सामान से सुशोभित हो रहा था। आधुनिक शस्त्रागार की ये स्थापना करते हैं जिससे नई प्रणाली को विकसित किया जाए, सेना को मजबूत किया जा सके। इस उद्देश्य से इन्होंने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। आगे देखिए, अगली घटना है 1761 ईस्वी तक हैदर अली के पास मैसूर की समस्त शक्ति केंद्रित हो गई। यानी 1761 आते आते हैदर अली मैसूर का शासक बन जाता है। मैसूर का क्या बन जाता है? मैसूर का शासक बन जाता है। ये जो ये सामान्य सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था, मैसूर की सारी शक्ति उसमें केंद्रित हो जाती है, वो मैसूर का शासक बन जाता है। अब जब मैसूर का शासक बनेगा तो सबसे पहले इनका मुकाबला मराठों से होगा और मराठा इनको पराजित कर देते हैं। बदले में ये चौथ देना स्वीकार कर देते हैं, यानी टैक्स देना स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, मराठों की एक बड़ी खासियत थी कि मराठे जिसको पराजित करते थे वहां पर अपनी शासन व्यवस्था को लागू नहीं करते थे, बल्कि जिसको हराते थे उसी को फिर शासन सत्ता वापस कर देते थे और बदले में उनसे टैक्स लेते थे, वार्षिक टैक्स लेते थे, जिसको चौथ कहा जाता था। तो हैदर अली को भी मराठों ने पराजित कर दिया था, लेकिन हैदर अली को शासन वापस दे दिया जाता है और बदले में ये वार्षिक टैक्स देना स्वीकार कर लेते हैं। यही कारण है कि जब अंग्रेजों से युद्ध शुरू होगा हैदर अली का, तो मराठों के द्वारा हैदर अली का सहयोग किया जाएगा, क्योंकि एक तरह से हैदर अली और मैसूर राज मराठों के अधीन कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है कि 1764 ईस्वी में पेशवा माधवराव ने हैदर अली की एक युद्ध में हैदर अली को, प्रिंटिंग मिस्टेक है, हैदर अली को एक युद्ध में पराजित किया, एक युद्ध में हराया। और 1765 ईस्वी में हैदर अली और मराठों के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें टैक्स में 28 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का वादा किया। ये 28 लाख रुपए टैक्स देने का वादा किया कि 28 लाख रुपए मराठों को टैक्स के रूप में दिया जाएगा। बदले में हैदर अली को मैसूर वापस मिल जाता है और मैसूर की शासन व्यवस्था हैदर अली के द्वारा ही चलाई जाती है। तो 1761 में मैसूर का शासक बनता है कौन? मैसूर का शासक बनता है हैदर अली। और 1764 में ही पेशवाओं ने आक्रमण कर दिया, मराठों ने आक्रमण कर दिया, हैदर अली को पराजित कर दिया और बदले में हैदर अली ने 28 लाख रुपए वार्षिक चौथ देना स्वीकार कर लिया। तो यह घटना कब की है? 1764 ईस्वी की है। और आगे बढ़ते हैं। अब हैदर अली मराठों के अधीन हो गया, मराठा सहयोग करने लगे और यहीं से शुरू होता है मैसूर और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष। अंग्रेज पहला प्रयास करते हैं कि मैसूर के शासक को हराया जाए और मैसूर राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाए। तो यहाँ पर पहला जो युद्ध होता है मैसूर के साथ अंग्रेजों का, उसको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो आंग्ल शब्द है इसका मतलब आप अंग्रेज समझिएगा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1764 ईस्वी में आरंभ होता है और 1769 ईस्वी तक चलता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होता होगा कि इतना लंबा युद्ध क्यों चलता था। तो उस तरह से युद्ध नहीं होता था, ये जगह जगह पे अलग अलग स्थानों पे इन लोगों की झड़प होती थी। तो ये लंबे समय तक ये चलता रहता था, छापामार लड़ाई की तरह ये लोग झड़प करते रहते थे। तो ये लंबा एक टाइम पीरियड हो जाता है। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो 1767 में आरंभ हुआ और 1769 तक चला। अब ये युद्ध किनके किनके बीच में हुआ? तो देखिए, यह युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली प्लस निजाम प्लस मराठा की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया। कहते हैं ना, यूनिटी में पावर होता है। तो वही हुआ। इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे, जब उन लोगों ने मैसूर राज्य पे कब्जा करना चाहा तो हैदर अली ने मराठों को खबर किया और मराठों को हैदर अली
चौथ के रूप में टैक्स देता था, तो मराठों ने सहयोग करने का वादा किया। और उस समय निजाम भी हैदर अली का सहयोग करते हैं। निजाम का मतलब हैदराबाद राज्य। तो हैदराबाद राज्य, मराठा साम्राज्य और मैसूर राज्य, तीनों साम्राज्यों की सेनाएं एकत्रित हो जाती हैं, संयुक्त हो जाती हैं, और ये तीनों मिल करके अंग्रेजों के साथ मुकाबला करते हैं। और जब अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया तो कई स्थानों पर अंग्रेजों को हैदर अली ने बुरी तरह से हराया। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था। तो यहाँ पे पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 ईस्वी में आरंभ हुआ, 1769 ईस्वी तक चला। इसमें एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरे तरफ हैदर अली, निजाम और मराठा की संयुक्त सेना लड़ रही थी। यहाँ कह रहा है इनमें निजाम अंग्रेजों से जाकर मिल गया। शुरुआत में निजामों ने यानी हैदराबाद ने हैदर अली का सहयोग किया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने निजामों को फोड़ लिया और अपने तरफ मिला लिया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मराठे इतने मजबूत थे कि हैदर अली के साथ मिलकर जब युद्ध किए तो अंग्रेजों को पराजित होना पड़ा। इसमें प्रत्येक आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद एक संधि होगी, एक समझौता होगा, क्योंकि हर युद्ध की समाप्ति समझौते के माध्यम से होती है। तो यहाँ पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद भी समझौता होगा, मद्रास की संधि होगी। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होगा वहां पर भी समझौता होगा, उससे युद्ध की समाप्ति होगी, वो मंगलौर की संधि है। तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होगा वहां भी समझौता होगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि है। तो प्रत्येक आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद एक समझौता होगा। तो यहाँ भी समझौता हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले हैदर अली ने अंग्रेजों को मंगलौर में पराजित किया, और बाद में युद्ध समाप्त होने के बाद 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को अंग्रेजों ने हैदर अली से मद्रास की संधि किया। ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट बनता है एग्जाम में, क्वेश्चन के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1767 से 1769 के बीच में। किसके किसके बीच में हुआ, तो अंग्रेजों और संयुक्त सेना के बीच में। संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल थे, तो हैदर अली, निजाम और मराठा शामिल थे। इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के माध्यम से हुआ, तो यह संधि मद्रास की संधि कहलाती है। यह संधि कब हुआ था, तो यह संधि 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हुआ था। तो इस तरह से पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, और इस युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह से पराजित हुए, और हैदर अली मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों को पराजित कर देता है। अब अगले कुछ समय तक, एक लंबे कालखंड तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि मैसूर पे आक्रमण करे, मैसूर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की कोशिश भी करे, क्योंकि बुरी तरह से पराजित हो चुके थे अंग्रेज। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब और कैसे होता है, इसमें कौन किसका सहयोग करता है, और अंत में किस समझौते के माध्यम से यह युद्ध समाप्त होता है। अब आ जाइए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पर। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में आरंभ हुआ और 1784 तक चलता है, यानी 10 वर्षों तक अंग्रेज फिर हिम्मत नहीं कर पाए कि मैसूर पे आक्रमण कर सके और उनको पराजित करने के बारे में सोच भी सके, क्योंकि मराठों और मैसूर ने यानी हैदर अली ने मिलकर अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया था। लेकिन 10 साल बाद जब उन लोगों ने अपनी शक्ति को फिर से सुदृढ़ कर लिया, तो फिर से ये लोग तैयारी बनाते हैं कि मैसूर पे आक्रमण किया जाए। तो प्रश्न बनता है कि दूसरा वाला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या क्या थे। तो यहाँ पे कह रहा हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होने के निम्नलिखित कारण थे। तो दो प्रमुख कारण थे इसमें। पहला, मद्रास की संधि का अंग्रेजों के द्वारा उल्लंघन करना, और दूसरा, अंग्रेजों ने माहे नामक फ्रांसीसी बस्ती पर अधिकार कर लिया था। ये दो कारणों से दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। जब लड़ाई करने की योजना बन जाए तो कारण ढूंढने में टाइम नहीं लगता। जब अंग्रेज अपने आप को मजबूत कर लिए तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होने के बाद जो समझौता हुआ था उस समझौते का उल्लंघन करना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको कारण ढूंढना था कि फिर से युद्ध हो। तो मद्रास की संधि का उल्लंघन करने लगे अंग्रेज,
और दूसरा फ्रांसीसियों के कब्जे में माहे नामक जो स्थान था उस स्थान पे कब्जा करने का प्रयास करने लगे। और इससे अब ये कन्फर्म हो गया, ये निश्चित हो गया कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। तो आगे देखिए कौन सी घटना घटित होती है। आगे 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की और अंग्रेज जनरल बेली को पराजित कर दिया। तो इसकी शुरुआत हैदर अली ही करता है, क्योंकि अंग्रेज मद्रास की संधि का उल्लंघन कर रहे थे और माहे पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पे आक्रमण कर दिया और आक्रमण करते ही दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया और अंग्रेज जनरल बेली को हरा दिया। आगे क्या हुआ, 1781 ईस्वी में आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टिनोआ और पीलीलोर के युद्धों में पराजित किया। या मिला जुला एक परिणाम रहा, कुछ स्थानों पर हैदर अली ने पराजित किया और कुछ स्थानों पर अंग्रेजों ने पराजित किया। तो हैदर अली ने शुरुआती जो आक्रमण किया था वहां पे पराजित किया था और अंग्रेजों ने ये कुछ स्थानों पर हैदर अली को पराजित करता है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अगली घटना महत्वपूर्ण है। ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चल ही रहा था कि हैदर अली युद्ध में घायल हो जाते हैं और घायल होने के कारण आगे उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी मृत्यु होती है तो ऐसा लगता है कि मैसूर राज्य पराजित हो जाएगा अंग्रेजों से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और आगे युद्ध को जारी रखा। तो यहाँ पे यह घटना कब हुई, यहाँ पे कह रहा है कि 1782 ईस्वी में हैदर अली ने पुनः अंग्रेजी सेना को पराजित किया, परंतु युद्ध में घायल होने के कारण 6 दिसंबर, ये डेट आपको याद रखना है, 6 दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर हैदर अली कई स्थानों पे अंग्रेजों को पराजित कर रहा था, लेकिन युद्ध में घायल हो जाने के कारण 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तो यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, हैदर अली की मृत्यु के बाद 1784 ईस्वी तक हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा, यानी युद्ध बंद नहीं हुआ। अंग्रेजों के साथ जो युद्ध चल रहा था वो युद्ध हैदर अली के मृत्यु के कारण बंद नहीं होता है, बल्कि मोर्चा संभाल लेते हैं उनके पुत्र टीपू सुल्तान और 1784 तक ये युद्ध चलता रहता है। अब अंततः क्या होगा, अंततः युद्ध की समाप्ति, जैसा कि हमने कहा युद्ध की समाप्ति हमेशा किससे होती है, संधि से होती है, समझौते से होती है। तो यहाँ भी एक समझौता होता है। तो ये समझौता कौन सा था, इस समझौते को मंगलौर की संधि कहा जाता है। और ये संधि कब हुई, ये संधि हुआ था मार्च 1784 ईस्वी में। तो मंगलौर की संधि मार्च 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान और मद्रास के अंग्रेज गवर्नर जॉर्ज मैकार्टनी के साथ हुआ था। तो पहले युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के माध्यम से हुआ और दूसरे युद्ध की समाप्ति मंगलौर की संधि के माध्यम से होता है। जब भी युद्ध होगा तो युद्ध की समाप्ति हमेशा संधि या समझौते से होता है। तो यहाँ पे जो संधि होती है वो मंगलौर की संधि होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मंगलौर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे समाप्त हुआ था, कौन से समझौते से, तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास के समझौते से समाप्त हुआ था और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग टीपू सुल्तान पर, क्योंकि हैदर अली की मृत्यु हो चुकी है और हैदर अली की मृत्यु के बाद अगले शासक कौन बनेंगे, अगले शासक बनते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का जो समय है बहुत छोटा है, लेकिन इनके द्वारा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए जिसके लिए इनको आज भी याद किया जाता है। तो क्या कार्य किया गया था इनके द्वारा, इनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आइए टीपू सुल्तान पे हम लोग आ जाते हैं। टीपू सुल्तान का थोड़ा सा जीवन परिचय हम लोग देख लेते हैं। टीपू सुल्तान 1782 से लेकर 1799 ईस्वी तक शासन किए।
मैसूर पर, इनके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी को हुआ था, यानी हैदर अली के पुत्र का जन्म उस समय हुआ था जब हैदर अली मैसूर के शासक नहीं थे। मैसूर के शासक कब बनते हैं? हैदर अली 1761 में। तो इनका जन्म कब हुआ था? 20 नवंबर 1750 ईस्वी को इनका जन्म हो गया। और 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बनते हैं। तो 82 में उनकी मृत्यु हो गई, हैदर अली की मृत्यु हो गई, तो अगले शासक कौन बने? टीपू सुल्तान अगले शासक बनते हैं मैसूर के। आगे टीपू सुल्तान ने सुल्तान की उपाधि धारण किया, यानी टीपू सुल्तान जो हम लोग पढ़ते हैं, सुल्तान उनके नाम के साथ नहीं था, ये इनकी उपाधि है। इनका नाम टीपू था और इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो इनको कहा जाने लगा टीपू सुल्तान। तो कह रहा है कि टीपू ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। आगे इनके प्रशासन से संबंधित कुछ चीजें देख लेते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में बनाता है। आगे कह रहा कि टीपू सुल्तान ने नई मुद्रा, करेंसी, नई माप तौल की इकाई, मीन्स ऑफ मेजरमेंट, और नया संवत शुरू किया, कैलेंडर। 3 प्रमुख कार्य किए गए थे प्रशासन में इनके द्वारा। इन्होंने नई मुद्रा का प्रचलन किया, नया माप तौल की इकाई बनाई और नया संवत शुरू किया गया था। किसके द्वारा? टीपू सुल्तान के द्वारा, जो कि हैदर अली के पुत्र थे। इसके अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया इन्होंने, जिससे पता चलता है कि टीपू सुल्तान एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति थे, यानी सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते थे और सभी धर्म के लोगों को बराबरी का दर्जा देते थे। तो क्या किया इन्होंने? यहां कह रहा कि टीपू सुल्तान ने जारी किए गए सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित करवाए। टीपू सुल्तान मुस्लिम शासक थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित करवाया था, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को लाया जा सके। इसीलिए टीपू सुल्तान को एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति कहा जाता, धार्मिक सहिष्णु शासक माना जाता है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मुगल काल में सम्राट अकबर ने किया था, बाद में अपना सुलह कुल नीति अपनाकर वही कार्य यहाँ पर इन्होंने किया कि अपने जारी सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित करवाए थे। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने वर्ष माह अंकित करवाने के लिए अरबी भाषा का प्रयोग किया था। यह प्रश्न पूछता है, कई बार आया है विभिन्न एग्जामों में कि उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया था डेट को निर्धारित करने के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा अरबी भाषा। तो इन्होंने अरबी भाषा का प्रयोग किया था, जो सन, जो महीना और वर्ष लिखा जाता था उसमें अरबी भाषा का इस्तेमाल करवाया था। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा कि टीपू सुल्तान वह प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपना प्रशासन यूरोपीय प्रशासन के आधार पर निर्मित किया, यानी उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, वो यूरोपियन तर्ज पर विकसित किया गया। आधुनिकता लाई गई इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, जिससे अंग्रेजों का मुकाबला किया जा सके, यूरोपीय लोगों का मुकाबला किया जा सके। इसीलिए इन्होंने अपने प्रशासन को यूरोपियन प्रशासन के तर्ज पर निर्मित किया था। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी सैनिकों के अनुरोध पर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना में सहयोग किया था और स्वयं इसके सदस्य बने थे। एक महत्वपूर्ण लाइन है, ये एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा कि टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी सैनिकों के अनुरोध पर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। क्वेश्चन पूछता है जैकोबिन क्लब की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था, तो उत्तर क्या बनेगा? टीपू सुल्तान। और किसके अनुरोध पर? फ्रांसीसी सैनिकों के अनुरोध पर। फ्रांसीसियों का पूर्ण सहयोग था हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ, और स्वयं इसके मेंबर बने थे, इस क्लब के सदस्य स्वयं बने थे टीपू सुल्तान। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने मैसूर एवं फ्रांसीसी मित्रता का प्रतीक स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया था। स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया था, जिससे फ्रांसीसियों
और मैसूर के बीच में एक मित्रवत संबंध स्थापित हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर टीपू सुल्तान ने मैसूर एवं फ्रांसीसी मित्रता का प्रतीक चिन्ह स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने विदेशी राज्यों से राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए काबुल, फ्रांस, अरब, फारस, तुर्की और मॉरिशस में अपने राजदूत भेजे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। आजकल देखिए हर देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। विदेश नीति के तहत उस देश के साथ जो भी बातचीत होता है वो एम्बेसडर के माध्यम से, राजदूतों के माध्यम से किया जाता है। ये विदेशी संबंधों का एक आधार बनता है। तो टीपू सुल्तान ने अपने विदेशी संबंधों को स्थापित करने के लिए राजदूतों की नियुक्ति आरंभ कर दिया था। तो यहाँ पर कई देशों में इन्होंने राजदूत भेजे थे। काबुल में भेजा था, फारस में भेजा था, अरब में भेजा था, फ्रांस में भेजा था, तुर्की में भेजा था, मॉरिशस में भेजा था। तो कई देशों में इन्होंने अपने राजदूतों की नियुक्ति करवाई थी, जिससे इन देशों के साथ मित्रवत संबंध स्थापित किया जा सके। अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशन है, उसको स्थापित करने के लिए ये कार्य करवाया था टीपू सुल्तान ने। ठीक, चलिए आगे देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। अगला पॉइंट है, टीपू सुल्तान ने 1796 ईस्वी में नौसेना बोर्ड, इन्होंने अपनी नेवी पॉलिसी आरंभ किया, क्योंकि जानते थे कि अंग्रेजों की नौसेना बहुत मजबूत है शुरू से ही। तो अगर अंग्रेजों के साथ मुकाबला करना है तो अपने नेवी पावर को मजबूत करना पड़ेगा। तो इन्होंने 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन किया और उसमें सैनिकों की भर्ती करवाई। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने कुछ और डाकयार्ड्स का निर्माण कराया था। यहाँ पे मंगलौर का डाकयार्ड्स, मौलिदाबाद का डाकयार्ड्स और दाजियाबाद में डाकयार्ड का निर्माण करवाया था। जब नेवी का गठन हो गया तो उसके लिए पोर्ट होना चाहिए, तो कई स्थानों पर इन्होंने पोर्ट का निर्माण करवाया, डाकयार्ड का निर्माण कराया, जिससे इस सेना को सुरक्षित रखा जा सके और इनके द्वारा सफलता प्राप्त की जा सके। तो ये तमाम कार्य टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया, जिससे मैसूर राज्य को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जब समाप्त हुआ था तो वो तो लगभग लगभग बराबरी पर छूटा था, मंगलौर की संधि हुई थी। फिर अंग्रेजों ने अपनी शक्ति को मजबूत किया और मजबूत करने के बाद फिर से मैसूर पे इन लोगों ने आक्रमण कर दिया और इस बार निजामों को यानी हैदराबाद और मराठों को अंग्रेजों ने अपने तरफ मिला लिया। पहले युद्ध में ये दोनों टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली का साथ दिए थे, लेकिन अंग्रेज षड्यंत्र के तहत फूट डालो राज करो नीति के तहत मराठों को और निजामों को अपनी तरफ मिला लेते हैं। और उसके बाद शुरू होता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ये 1790 में आरंभ हुआ और 1792 ईस्वी तक चला। 1790 से 1792 ईस्वी तक चला और इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज निजाम और मराठों की संयुक्त सेना थी। पहले युद्ध में हैदर अली की संयुक्त सेना बनी थी, यहाँ अंग्रेजों की संयुक्त सेना बन गई। इसमें अंग्रेजी सैनिक, निजाम हैदराबाद के सैनिक और मराठों के सैनिक शामिल थे और दूसरे तरफ टीपू सुल्तान अकेला था। अकेले लड़ता है टीपू सुल्तान इस संयुक्त सेना से, जिसमें अंग्रेज, निजाम और मराठा तीनों सम्मिलित थे। तो ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज, निजाम और मराठा की संयुक्त सेना के साथ टीपू सुल्तान के साथ ये युद्ध लड़ा गया। आगे का रहा है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मजबूत था, जिसके कारण टीपू सुल्तान पराजित हुए। तो तीन तीन सेनाएं एक साथ मिलकर लड़ रही थी। मराठा भी जाके मिल जाते हैं अंग्रेजों से। निजाम, हैदराबाद के निजाम पहले से मिले हुए थे तो काफी मजबूत और संगठित सेना बन जाती है, जिसकी वजह से हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान भी इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। परिणाम क्या होगा? परिणाम वही होगा कि अंत में फिर एक समझौता होगा और उस समझौते के माध्यम से युद्ध की समाप्ति होगी। तो यहाँ पे कौन सा समझौता हुआ, कैसे युद्ध समाप्त हुआ, उसको देख लेते हैं। यहाँ आ जाइए। 1792 ईस्वी में जब युद्ध की समाप्ति होती है
तो यहाँ कह रहा कि 1792 ईस्वी में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और इस संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए लड़ाई का हर्जाना देना पड़ा और आधा मैसूर राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। चूंकि संयुक्त सेना थी अंग्रेजों की और इस संयुक्त सेना की वजह से टीपू सुल्तान अकेला पड़ जाता है और मराठा निजाम और अंग्रेज मिलकर टीपू सुल्तान को पराजित करते हैं और पराजित होने के बाद एक समझौता होता है। इस समझौते को श्रीरंगपट्टनम की संधि कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि पहला जो युद्ध समाप्त हुआ था वो मद्रास की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था। दूसरा युद्ध समाप्त हुआ तो मंगलौर की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ और तीसरे युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से समाप्त होता है। तो इस संधि में युद्ध हर्जाने के रूप में टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए देना पड़ता है और साथ में आधा मैसूर राज्य अंग्रेजों को सौंपना पड़ता है। इसी पे यह समझौता समाप्त हो जाता है। तो समझौता ये हो गया। समझौते के बाद कुछ दिनों के लिए तो शांति रही, लेकिन अंग्रेज इससे रुकने वाले नहीं थे और अंग्रेज चाहते थे कि पूरे मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया जाए। इसके लिए इन लोगों ने योजना बनाई और योजना बना करके अंतिम में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा और इस युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद पूरे मैसूर राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? 1799 ईस्वी में लड़ा गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ कह रहा कि अंग्रेजों ने पुनः निजाम मराठा से संधि कर लिया और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बेलेजली हैरिस और स्टुअर्ट ने किया। तो यहाँ पर जैसे तीसरे युद्ध में हुआ था, संयुक्त सेना बना लिया था अंग्रेजों ने, मराठों को अपने तरफ मिला लिया था और हैदराबाद के निजाम को अपने तरफ मिला लिया था। इस युद्ध में भी यही किया। निजाम, मराठा और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मिलकर टीपू सुल्तान के साथ युद्ध करती है और इस युद्ध में अगुवाई अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बेलेजली हैरिस और स्टुअर्ट के द्वारा किया गया था। युद्ध का परिणाम क्या हुआ? 4 मई 1799 ईस्वी को 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान युद्ध में मारा गया। वीर गति को प्राप्त हो गए टीपू सुल्तान और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप मैसूर राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। और यहाँ कह रहा मैसूर राज्य की जीत की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज में बेलेजली को मार्किस ऑफ बेलेजली का उपाधि प्रदान किया गया। तो चूंकि इन्हीं के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था तो ये उपाधि प्रदान किया गया सेना नायकों को अंग्रेजों के तरफ से। तो इस तरह से जो मैसूर राज्य है 4 आंग्ल मैसूर युद्धों के माध्यम से मैसूर राज्य को पराजित करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो मैसूर राज्य जो कभी विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का विखंडन हुआ, छोटे छोटे हिस्सों में बट गया। उसी में से एक हिस्सा मैसूर राज्य था और 18वीं शताब्दी में इस राज्य का शासक कृष्णराज द्वितीय था। 2 उसके मंत्री हुआ करते थे, उसी की अगुवाई में इसकी देखरेख होती है। इसी मैसूर में हैदर अली का जन्म होता है। अपनी योग्यता के दम पर वो डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त होता है। अंत में चल के 1761 में वो मैसूर का शासक बन जाता है। 1764 में मराठों से पराजित होता है, चौथ देना स्वीकार कर लेता है और आगे चलकर अंग्रेजों के साथ टीपू सुल्तान का संघर्ष आरंभ होता है और इस संघर्ष में 4 युद्ध लड़े गए। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो मद्रास की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ, इसमें अंग्रेजों को हरा दिया टीपू सुल्तान ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो गई और टीपू सुल्तान ने मोर्चा संभाला और इस युद्ध में अंतिम रूप से चल करके एक समझौता हुआ, मंगलौर की संधि, और इस संधि के माध्यम से दूसरा युद्ध समाप्त हुआ। तब तक टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बन चुका था। उसके द्वारा कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत सारा कार्य किया गया। एक सहिष्णु शासक का
छवि प्रदर्शित किया टीपू सुल्तान ने। उसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें मराठा और निजाम अंग्रेजों से मिल गए, जिसके वजह से टीपू सुल्तान पराजित हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इस संधि में आधा मैसूर राज्य और 3 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में देना पड़ा, और अंत में चल के चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और युद्ध के दौरान ही युद्ध करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, और इस तरह से पूरा मैसूर राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो एक बड़ा हिस्सा भारत का अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। तो हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था कि मुगल साम्राज्य का पतन और नवीन राज्यों का उदय, तो इन नवीन राज्यों में हम लोगों ने हैदराबाद पढ़ लिया, मैसूर पढ़ लिया। आगे हम लोगों को कुछ और राज्य पढ़ने हैं, जैसे मराठा साम्राज्य पढ़ना है, उसी में हमको सिख राज्य पढ़ना है, जिसमें हमको पंजाब पूरा देखना है, उसमें सिख धर्मगुरुओं की बात होगी, 10 सिख धर्मगुरुओं को पढ़ेंगे। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह की उत्पत्ति होगी, उनके प्रशासन को देखेंगे, उनकी शासन व्यवस्था को देखेंगे, तो पंजाब राज्य यानी सिख राज्य को देखेंगे। तो अगला जो हमारा क्लास होने वाला है, उस क्लास में हम लोग सिख राज्य देखेंगे, सिख राज्य के बाद हम लोग अवध पढ़ेंगे, अवध के बाद हम लोग बंगाल पढ़ेंगे। बंगाल पे कब्जा सबसे पहले हुआ था अंग्रेजों का, लेकिन हम लोग सबसे अंत में इसको पढ़ेंगे नवीन राज्यों में, और उसी को फिर आगे बढ़ाते हुए बंगाल पे कब्जा करते हुए गवर्नर जनरल का शासन आरंभ हो जाएगा। पहले बंगाल में गवर्नर बनाए जाएंगे, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा, और फिर भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन जाएगा 1857 की क्रांति के बाद। तो बंगाल से ही हम लोग इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे कैसे अंग्रेजों के द्वारा वन बाय वन जो छोटे छोटे राज्यों की उत्पत्ति हुई मुगल साम्राज्य से, उन पे धीरे धीरे ये लोग कब्जा करते गए, और धीरे धीरे अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करते गए, और पूरे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अधिकार हो जाता, भारत को उपनिवेश बना लेते। तो मैसूर राज्य में हम लोगों ने टीपू सुल्तान और हैदर अली को देख लिया। अगला जो नवीन राज्य बनेगा वो पंजाब राज्य, या जिसको हम सिख राज्य कहते हैं, अगले वीडियो में हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और हर बार की तरह एक बार फिर से आपको से वही अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके प्रश्न हो वो मैसेज में आप डाल सकते हैं, और अगले वीडियो में उसका उत्तर आपको दे दिया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।